मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है कमिश्नर की बेटी का आंसुओं में बार बार छलका दर्द। और यह है दर्द ऐसा जो तमाम युवा पीढ़ी को यह संदेश दी गया कि जीवन को, जो बच्चे का जीवन होता है, माता पिता संभाल सकते हैं या फिर ईश्वर। क्यों? ममता गिरी ने यानी ममता कुलकर्णी ने स्वयं कहा, प्रेम के खातिर जिसमें ब्रह्मचर्य में कदम रखा वह लक्ष्य ही समाप्त हो गया और संन्यास के अलावा कुछ बचा नहीं था। स्वयं को समाप्त करने का कई बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली और नियति में वह लिखा था जो हो गया महामंडलेश्वर के पद पर। लेकिन वहाँ भी राजनीति। महाकुंभ में जब सबके रथ चले अमृत स्नान के लिए, उसे न रथ मिला और ना ही छड़ी, और यहाँ तक कि चाय वाला तक भी चला गया अमृत स्नान के लिए। ममता की आत्मा तड़फ उठी और फिर जो हुआ सबने देखा। महाकुंभ में सभी के रथों को वापस लौटना पड़ा और ममता कुलकर्णी की आत्मा तड़फ उठी थी। उसने अपनी जिंदगी के तमाम पन्ने बयान किए अपने अपने ढंग से, लेकिन विवेचना यही है कि उसने जो कहा, प्रेम के लिए कदम रखा, सन्यासिनी बनी, लेकिन कुछ बचा नहीं था। जानिए पोस्ट में विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, इसके लिए टाइटल देना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक या दो टाइटल नहीं, कभी यह युवा पीढ़ी से जुड़ता है, कभी ग्लैमर वर्ड से, कभी माँ और पिता से जुड़ता है, कभी संन्यास वर्ग से, कभी महामंडलेश्वर से जुड़ता है, तो कभी ड्रग माफिया से। यानी इसको एक पूर्ण किताब कहा जाए या एक छलकता हुआ दर्द। आपकी अदालत में जो वरिष्ठ पत्रकार नहीं, बल्कि कहिए कि एक ऐसे लीजेंड जो जीवन के हर पन्नों को खोल कर रख देते हैं, कभी हंसाते हुए और कभी रुलाते हुए, वह आपकी अदालत में जब पहुंची तो पत्रकार रजत शर्मा, जिनके हर एक एक शब्द में कुछ अर्थ होता है, वह जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाकर प्रश्न पूछते हैं। वह उनके प्रश्न नहीं, आप सबके होते हैं। जब आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, यानी ममता कुलकर्णी, जो ग्लैमर वर्ड की ममता कुलकर्णी और जो आज की ममता माई नंदगिरी, यानी महामंडलेश्वर, वो भी किन्नर अखाड़े की। जब हम ये बात करते हैं तो हमें सबसे बड़ा संदेश, अगर अनकहा संदेश कहो, तो ममता कुलकर्णी मात्र 52 साल की 53 में शुरू हुई। क्योंकि मात्र इसलिए क्योंकि अभी इस उम्र में उन्होंने जितना झेला है, वह अपनी उस उम्र में कहीं थम कर रह जाता है, एक जिसमें सांस घुटती है आदमी की और वो खुद को संभाल नहीं पाता। रजत शर्मा के कार्यक्रम में, यानी आपकी अदालत में, ममता कुलकर्णी के आंसू बार बार अंदर से आ रहे थे, छलक छलक कर। शायद वो दर्द किसी को दिखा या नहीं दिखा, लेकिन हर लम्हे का हिसाब किताब कर रहे थे वह आंसू, और कभी बता रहे थे युवा पीढ़ी को। उन्हीं के शब्दों में मैं एक एक पॉइंट पर चलूँगी कि उन्होंने, जो रजत शर्मा ने उनके जीवन से कितने अंश बाहर खींचकर आपके सामने लाकर रख दिए, जो समाज के लिए चिंतन का विषय होते हैं। वही चिंतन जब सबके सामने हम कुछ भी आरोप लगा दें, 900 चूहे खाए हज को चली कहें, या आप महामंडलेश्वर कहकर उनको सम्मानित करें, ग्लैमर गर्ल कह करके हम उनके उछलते कूदते उनके सुंदर लम्हों को याद करें, या ड्रग माफिया में आरोपित होने पर
उनके उन पन्नों में जाएं जहां उसे कठोर तप जिसे कहते हैं उन चुनौतियों का सामना कैसे कैसे करना पड़ा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी अपने लंबे पत्रकारिता के और सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, मेरा फिल्म जगत से लेकर के हर वर्ग में उठना बैठना रहा है। और मैं उसी के नाते यह कहूँगी कि जब यह साक्षात्कार आया और उनके आंसू संभल नहीं पा रहे थे, आप जो मनुष्य है उसके अंदर जो आत्मा है वही तो भावनाएं हैं, चाहे वो मठाधीश के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, ग्लैमर के रूप में हो, बेटी के रूप में हो। लेकिन आज मैं कहूँगी इसका एक ही टाइटल, कमिश्नर की बेटी का छलका वह दर्द। कमिश्नर की बेटी का छलका वह दर्द। कमिश्नर की बेटी ने क्या क्या सहा और उसने किसने संभाला किसने नहीं, वह खुद संभली। बार बार आज भी उनके आंसू संभल नहीं पा रहे थे और उन्होंने रो करके युवा पीढ़ी के सामने, अगर मैं कहूँ, यह दर्द रखा और माता पिता को तो ज़रूर संभलना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, वह यह, हम लोग अंधे होते हैं, हम लोग अंधे होते हैं एक खास उम्र में जब दिखाई नहीं देता। लेकिन सच यह है, माता और पिता, माता पिता के अलावा एक ईश्वर, तीन ही लोग हैं जो संभालते हैं आपको और कोई नहीं संभाल सकता। और मेरी ममता कुलकर्णी ने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा, जब उन्होंने कहा कि वो संन्यास से वापस लौटेंगी, क्या उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ बचा है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ देख लिया। तो ममता कुलकर्णी यानी ममता माईगिरी ने कहा कि मेरी जिंदगी में अब व्यक्तिगत कुछ भी नहीं बचा था सिवा संन्यास के। इतना पीड़ा, इतनी हर सेंटेंस में अगर आप देखें तो वो हंसते हंसते भी रो ही रही थी। कभी उनको छेड़ रहे थे वह प्रश्न, 900 चूहे खाकर बिलाई हज को चली, और कभी सन्यासियों की राजनीति, जहां कुंभ के मेले में उन्हें यह देखना पड़ा, वह दिन संन्यास लेने के बाद भी यह दिन देखना पड़ा कि 4 घंटे जब मठाधीश्वर का पद तो मिल गया, लेकिन स्नान के लिए रथ नहीं मिला, छड़ी नहीं मिली, वह वस्त्र नहीं मिले, वह सम्मान कहीं खो गया और वो अपने बंद जो उनका स्थान था वहाँ तड़प उठी और चंडी के रूप में वो कहती हैं मेरे ऊपर आ गई। चंडी कहें या मन का आवेग, क्योंकि सन्यास बनने का मतलब यह नहीं है कि आदमी पत्थर हो जाए, तो उस पत्थर में भी भगवान होते हैं ना, आवाज़ तो उनमें भी होती है। तो ममता गिरी के जो वो, और उसने कहा कोई मुझे चाय पिलाएगा कम से कम। आप बताइए, सन्यासियों को भी वही सुविधाएं चाहिए। एक इंसान है जीता जागता, जैसे फल पेड़ पौधे को पानी भी चाहिए, तो उनको चाय तक नहीं मिली। और जब उन्होंने कहा कि चाय बनाने वाला भी स्नान को गया है, तो उन्होंने स्वयं रजत शर्मा के कार्यक्रम में कहा कि मैं समझ नहीं पाई, मैं बॉलीवुड को नहीं समझ पाई, बॉलीवुड की राजनीति को तो राजनीति को क्या समझूंगी। और सन्यास में भी उन्होंने देखा कि अहम और घमंड, उनको छड़ी नहीं मिली, उसने 23 साल की तपस्या कड़ी की, घर छोड़ा, गृहस्थ छोड़ा, हिंदुस्तान छोड़ा, जल छोड़ा, अन्न छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ा। और उसमें भी राजनीति, वहाँ भी राजनीति। वो तड़फ उठी और कहती है कि मेरी आद्या शक्ति माँ ने, जो मैं निष्कर्ष रूप में बोल रही हूँ उन्हीं के सारे शब्द हैं। अगर आप रजत शर्मा जी का प्रोग्राम सुने कि उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरी आद्या शक्ति ने क्या क्या कहा, कि ऐसा घमंड, वह आंसुओं को नहीं थाम पा रही थी। वहाँ भी उनको बीच में एक महिला आ गई, या फिर कहिए कि घमंड आ गया मठाधीश का, या फिर कहिए उनके समुचित प्रश्न
जो कि उनके यहाँ पर होते हैं कि कितने दिनों बाद कोई महामंडलेश्वर बनता है। और उनके ऊपर यह भी आरोप लगाए गए, यह प्रश्न भी रजत शर्मा जी ने किया कि वह 10 करोड़ रुपए देकर के महामंडलेश्वर बनी, वो भी किन्नर अखाड़े की, जबकि वो स्वयं किन्नर नहीं है। एक के बाद एक प्रश्नों की एक तरफ बोचार, एक तरफ जिंदगी के वो झंझावात जो मन को झंझोड़ कर उनको पहले से ही रखे हुए हैं। आज तो कम से कम उसने दिल खोल कर तो रखा। ममता माई ने आज अपना दिल तो खोल कर रखा, क्योंकि हर जो दुख दर्द होता है आमतौर पर आदमी अपने माता पिता के सामने कहता है, या बंद कमरे में बंद बाथरूम में अपने भगवान के सामने रोता है। लेकिन रजत शर्मा का एक ऐसा कार्यक्रम है कि वहाँ वही स्वरूप उनको मिलता है। वहाँ आदमी हंसता भी है, रोता भी है, खींचता भी है, गुस्सा भी करता है, जैसे आप माता पिता के सामने करते हैं। आरोपों का जवाब भी देता है और प्रश्नों के घेरे में अपने अस्तित्व के बारे में यह भी बताता है कि उसने क्या क्या झंझावात झेले, उसको क्या मिला और क्या नहीं मिला। यह सारे प्रश्नों में कई जगह लोग, मतलब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो समाज से हटकर होती है, सामान्य जीवन से, तो उसमें तमाम प्रश्न आया ही करते हैं, वो स्वाभाविक हैं। जैसे अगर एक ग्लैमर गर्ल है जिसने एक से बढ़कर एक फिल्में की, जिनके सुपर डुपर गाने गए, मैं छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, यानी चुलबुली सी लड़की, आशिक आवारा, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों के साथ काम करने वाली कुलकर्णी जब संन्यास ले और मठाधीश्वर बने या ड्रग माफिया से नाम जुड़े, तो प्रश्न स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि यह जिंदगी सब पब्लिक लाइफ हो जाती है, एक सामान्य जिंदगी नहीं रह जाती। क्योंकि पब्लिक में जब फिल्मों से ही आइडियल तय होते हैं, सन्यासियों से ही आइडियल तय करता है समाज, क्योंकि उन्हें देखता है कि हाँ, हम फिल्में देखते हैं तो उसमें से ही हम अच्छा बुरा जो समाज है वो तलाशता है। तब ऐसे में प्रश्न उठा करते हैं और उन प्रश्नों का जब जवाब सामने आता है तो निचोड़ आपको खुद निकालना होता है कि क्या। जैसे एक कमिश्नर की बेटी, सोचिए, ट्रांसपोर्ट का जो कमिश्नर हो, 35 साल उसका लंबा जीवन समाज की सेवा में खड़े खड़े गया हो, उसकी बेटी ग्लैमर लाइफ में चली गई हो। कौन माता पिता ये चाहता है कि उसका यह दिन आए कि वह सन्यासिनी बन जाए? कौन यह चाहता है कि उसके बेटी की शादी ना हो? कौन यह चाहता है उसका घर परिवार ना बसे? कौन यह चाहता है कि वो 53 की उम्र में भी फपक फपक कर, अगर जब हर हर महादेव के नारों के बीच किन्नर अखाड़े ने उनको 50 मालाएं पहनाई हों और वह फपक फपक कर रो पड़े? उस वेदना को हम भक्ति कहें, सन्यास कहें, शब्द कुछ भी दें, लेकिन उनके अंदर की व्यथा, वह व्यथा कोई भी भावना से पूर्ण माँ, बेटी, पिता, भाई समझ सकता है कि किसी की बेटी अगर उस जगह जब देख रहा हो उसका पिता एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं कोई भी, तो उसका क्या हाल होगा। माता और ममता ने बार बार, एक बार नहीं कई बार आंसुओं में कहा, ये मेरे आंसू वैसे ही नहीं बह रहे। ये फिल्मी स्टार का पन्ना नहीं है, वहाँ फिल्म नहीं चल रही थी रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में, या फिर जब उनको महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था, या जब भी प्रश्नों के जवाब दिए तो जो उबाल आता है, जो दुख का झंझावात का उबाल आता है, वो नहीं रुकता। वह तो बिजलियों की कड़क की तरह बार बार दिमाग में आया ही करता है। और इसके लिए कम से कम अगर एक ममता ने झेला, या कितनी झेल रही होंगी या झेलते हैं समय का झंझावात, तो समय में जो नई पीढ़ी है कम से कम वो तो ये समझे कि उन्होंने क्या कहा। ममता कुलकर्णी ने कहा कि माता पिता ही संभालते हैं, या फिर दूसरा प्रभु, जिनकी भक्ति में अब वो लीन हो गई हैं, यानी इस बीच में उन्हें कोई संभालने वाला नहीं मिला।
कभी बॉलीवुड पॉलिटिक्स, कभी विक्की विक्की यानी ड्रग माफिया का नाम, जिनसे उनको जोड़ा गया और जो अभी भी अमेरिका की जेल में है, और इसी के साथ में उनका अपने अंतरंग संबंध, यानी प्रेम किसी से भी आदमी को हो सकता है। उस समय वो ये नहीं देखता कि वह बिजनेसमैन है, मजदूर है, माफिया है, रजिया सुल्ताना है, या फिर कोई कमिश्नर है, कमिश्नर की बेटी है, ऐसा कुछ नहीं देखता आदमी। जो भावनाएं हैं उसमें कोई माप तोल नहीं होती, उसमें कोई ऊंच नीच भी नहीं होता। ये सदियों से आप देख रहे हैं, चाहे वो हीर रांझा की बात करें या किसी की भी बात कर लें। वही 12 साल विक्की के लिए, विक्की मतलब विक्की गोस्वामी, जिसको अंडरवर्ल्ड कहें, ड्रग माफिया कहें, और बहुत जब उन्होंने सन्यासिनी बनी तब भी लोगों ने स्वयं बताया, ममता कुलकर्णी ने, कि बहुत लोगों ने यह भी पूछा, प्रेस ने, लोगों ने, जनता ने, कहाँ तुम बाबाओं के चक्कर में फंस गई। या फिर जब वह विक्की गोस्वामी के नाम आया था तब भी यही प्रश्न पूछे गए थे कि ऐसा क्या हुआ वो किसी और के साथ। ये शब्द तमाम कई चीज़ें हम बता रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने तो ये कहा कि मेरी फैमिली में कुछ बचा ही नहीं, सब कोई चल बसे। तो सन्यास के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। हाँ, उनका जिससे वो शादी करना चाहती थी, जिस विक्की गोस्वामी से उनके अच्छे मित्रता के संबंध थे, हालांकि वो कहती हैं मैं 10 ही दिन मिली थी, यह भी कहा, लेकिन 10 दिन मिले या 1 दिन या 1 पल, क्योंकि प्यार का रिश्ता है उनका, तो 1 पल भी सदियों की तरह से होता है। उन्होंने 10 दिन की बात स्वीकार की और यह भी कहा कि उनको जब जेल से फ़ोन आया विक्की गोस्वामी का कि मुझे कभी भी फांसी हो सकती है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, एक दिन मिलने ज़रूर आ जाओ, क्योंकि तमाम बॉलीवुड के सितारे उनसे मिलने पहुंचे थे। तो ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं सबसे बाद में गई थी, लास्ट वन, और जब तक वो यह नहीं स्वीकार कर रही थी कि उनका उससे कुछ रिश्ता है या नहीं, फिर उन्होंने धीरे धीरे यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कहा कि तुम एक बार मॉम्स मिल तो जाओ। मॉम्स मीन्स ममता, प्यार में ही कोई अपना ऐसे बोलता है, इसके अलावा उनके पास कहने के लिए ये शब्द बताते हैं, भावनाएं बताती हैं कि जब वो जेल में चले गए और लास्टली वो मिलने गई तो उन्होंने एक ये वादा लिया वहाँ बुला कर के वो किसी शेखों के पास नहीं जाएगी किसी भी तरह की मदद के लिए, और ये भी कहा कि तुम शेखों के पास जाओगी तो वो मुझे मार देंगे, यानी तुम चली जाओ। और फिर इन्होंने गगन गिरी महाराज सन्यासी जी के शरणागत हुई और वहाँ आकर के पूछा क्या वो बचेंगे, आ जाएंगे जेल से, तो उन्होंने कहा हाँ समय लगेगा। और इसी को उनको जेल से छुड़ाने हेतु जैसे कोई भी एक प्रेमिका करती है या मित्र करती है, माँ करती है, बहन करती है, नवरात्रों के व्रत रखे, पानी छोड़ा, खाना छोड़ा, पूरे के पूरा यज्ञ किया, बंद कमरे में एक कमरे में कंबल जहाँ बिछा हुआ हो, एक साधारण सी जिंदगी। ममता कुलकर्णी ने ये कहा, कोई नहीं जानता मैंने कैसा कैसा जीवन किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पन्ने खोले जब उनके ऊपर एक के बाद एक यह आरोप लगे कि तुमने 10 करोड़ रुपए महामंडलेश्वर बनने के लिए दिए हैं, तो उन्होंने कहा 10 करोड़ छोड़, मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं थे, और मैंने जो 2 लाख रुपए जो फीस या भेंट जिसको हम कहते हैं वो जो लगती है वो भी किसी से उधार लेकर के दिए, और ये कहा कि मेरे सारे खाते तो सरकार ने सील कर दिए थे। और फिर उन्होंने अपने घर का भी कहा कि मेरा घर यानी मेरा अपार्टमेंट मुंबई में खंडहर हो चुका है, कोई देखने वाला तक नहीं। दीमक लग गई उसके बाहर की फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी, रजत शर्मा जी से कहा उन्होंने। और तब कहा कि कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी को नहीं संभालता, कई जगह उनका यही था। और ऐसे में और मैं कहाँ रह रही हूँ, एक फ्लैट में मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे बिताई यह कोई नहीं जानता, मैंने कितने त्याग किए हैं। कहते हुए उनके फिर से आंसू आए।
ममता कुलकर्णी माई बन चुकी हो या फिर ममता, बात एक ही है। माँ के अंदर भी वही गुब्बार होता है और ममता के अंदर भी वही गुब्बार होता है। वह गुब्बार बार बार आंसुओं में छलक रहा था, फूट रहा था। कोई उसको कैसे ले, कोई हंसी में फिल्मों के गाने याद दिलाकर उन दिल के जो अंदर छुपा हुआ है अच्छे दिन याद दिला दें, या क्या करके कि मैं छत पर सोई थी और तन न समझ के सो गई। उनके हंसी आई, शर्माई, कभी ऐसे किया, कभी ऐसे किया, कभी बालों में हाथ घुमाया। दिन स्वाभाविक होता है, किसी की मौत भी हो जाए तब भी आदमी जब पुरानी जिंदगी को याद करता है, उस समय कोई याद दिलाता है तो मुस्कुराहट भी आएगी। उन दिनों को याद करके रोएगा भी, तड़पेगा भी, चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी। वही सब हो रहा था। और उन्होंने यह भी कहा कि अब मेरे पापा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हैं, मैं पैसे के लिए नहीं आई। वो ग्लैमर की दुनिया के तमाम दिन याद किए। और यानी कि कमिश्नर की बेटी, ग्लैमर वर्ल्ड, ड्रग माफिया, कितना कुछ ज़िंदगी में घट जाना। लोग कहते हैं तुम सन्यासी क्यों बने, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो यह ज़िंदगी के पन्ने उन्होंने खोले। और जब विक्की गोस्वामी के साथ ही 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर भी केस चले, मुंबई में भी चला और उधर गोस्वामी के खिलाफ केन्या की गवर्नमेंट ने किया, मुंबई में किया, अमेरिका में अभी वो जेल में है। तो 15 साल दुबई की जेल का भी उन्होंने जिक्र किया। 1997 में आरोप लगा कि तुम्हारे ऊपर ड्रग में फंसी थी, तब ममता कुलकर्णी ने कहा, माँ सीता का नाम उन्होंने उस समय लिया कि आरोप तो उन पर भी लगे थे, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और मैंने तपस्या की है। अगर मेरे पास ये करना होता तो मेरे अपार्टमेंट पड़े हुए हैं जिन्हें कोई देखने वाला तक नहीं था। तो फिर अपने मतलब जिसको कहते हैं इसको अपना पक्ष ममता कुलकर्णी ने रखा कि वह क्यों और कैसी परिस्थितियां रही। ऐसे में उनके ऊपर यह भी कहा गया कि मेरे अंदर, उन्होंने बार बार कहा, आद्या शक्ति आती है, चंडी शक्ति आती है। जब महामंडलेश्वर में उन्हें रथ नहीं दिया गया तो प्रभु की लीला ऐसी हुई कि वहाँ पर जो महामंडलेश्वर स्नान करने गए थे छोड़ करके, उनकी आत्मा इतनी तड़फड़ाई ममता कुलकर्णी की कि जिसको मान सम्मान नहीं मिला, तो वहाँ पर सबके रथ रुक गए। वो स्नान करने नहीं जा चुके। जो महाकुंभ में इस बार त्रासदी हुई और हजारों मौतें हुई, तो एक ममता कुलकर्णी वहाँ पर तड़फी थी अंदर उनकी आत्मा। उन्होंने कहा मेरे अंदर की चंडी जागी थी और उन महामंडलेश्वरों के तमाम रथ रुके। उन्होंने यह मतलब कहा कि मैंने कहा कम से कम मुझे चाय तो पिला दो, तो उन्होंने कहा चाय बनाने वाला भी स्नान करने गया है। सोचिए, उसने कहा कि मैं ही नहीं जा सकी, उनको भी भेज दिया गया, प्रबंध किया गया। तो राजनीति मैं नहीं समझ सकी, वो यही कहती हैं। तो मैं क्या राजनीति में, और अभी सोचा नहीं, अगर कहीं अन्य जाएंगी, जब ये पूछा गया तो कि जाएगी या नहीं जाएगी। सवाल के घेरे में एक के बाद एक आते हैं, लेकिन जो जिस पर झेलती है या जिस पर टूटती है वही जानता है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो यंग पीढ़ी है उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम जहाँ बैठते हैं उसका असर हमारे जीवन को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आप कितनी भी तपस्या कर लें, आपने निश्चल प्यार किया हो, लेकिन कोयले की कोठरी में काला दाग लगता ही लगता है। कितना भी आप बचकर चलिए, आप उसमें संलिप्त हों या ना हों, यह बात अलग है कि परिस्थितियां आपको संलिप्त भी कर देती हैं। क्योंकि जैसा कि सेक्स लाइफ के बारे में जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि राजकुमार संतोषी ने क्या फिल्म के बदले आपसे सेक्स फेवर मांगा था, अच्छे शब्दों में जब पूछा पत्रकार रजत शर्मा जी ने, तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग महीने महीने भर साथ रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को अच्छा लगने लगते हैं, एक उम्र होती है और इसके बारे में यह कुछ नहीं कहा जा सकता।
और सब कुछ चलता है फिल्म इंडस्ट्री में, और बदले में भी बहुत सारे काम होते हैं, कुछ लोग आते हैं। लेकिन मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, मुझे किसी ऐसे पैसे के लिए नहीं आई कहीं भी, और मैं एक कमिश्नर की बेटी हूँ। यह भी उन्होंने अपना खुलासा उस समय कर दिया। यानी उनको जो पैसे के लिए नहीं आई, तो ड्रग माफिया में पैसे के लिए नहीं गई, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गई। हालांकि 85 करोड़ रुपए की उनकी जो संपत्ति है पत्रकारों के जरिए, अखबारों के जरिए बताई गई है, लेकिन वो कहती हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, 2 लाख भी उधार मांगने पड़े। स्थितियां बना देती हैं क्योंकि बैंक खाते सीज हैं। और फिर इस बीच में रजत शर्मा जी ने यह भी कहा कि जब आप आद्या शक्ति बन गई हैं तो आपके कहने से रथ रुक गए। जब आपकी आत्मा ने कहा और महामंडलेश्वर रोके, तो फिर आपने अपने खंडर घट को भी ठीक क्यों नहीं करा लिया, या फिर आपने बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लिए जो सीज हो गए हैं। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न उन्होंने रजत शर्मा जी ने जनता की तरफ से रखा, क्योंकि यह सब लोग जो बोलते हैं वो पत्रकार बोलता है, और उसका एक नैतिक कर्तव्य होता है कि वह उन प्रश्नों को जो समाज के हैं आपके सामने रखें। वो उस समय ऐसे सांस सी खींची लंबी, फिर से कई बार संभालने का प्रयत्न किया और कहा, हाँ आप 900 चूहे खाने की बात कर रहे हैं, हाँ मैंने खाए हैं 23 साल पहले। और यह भी कहा कि उन्होंने पार्टियों में पैग भी लिए हैं, ताज होटल में नवरात्रों के व्रत रखे हैं दिन में, तो रात को पैग भी लिए हैं। और यही नहीं, विदेश में उन्होंने हिरनी का मीट भी खाया है। मतलब कई ऐसे खुलासे किए कि वो कह रही थी मैं चबा चबा खा रही थी और वो नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने किसी से पूछा अमीषा पटेल के प्रश्न में कि क्या आपने उनका अपमान किया था, गालियाँ दी थी, तो उन्होंने कहा कि वो 2 वरिष्ठ सुपरस्टार के बीच में बैठी हुई थी, और उन्होंने जब ये पूछा कि इस पर तो लेबल लगना चाहिए, तो अमीषा ने, वो नई नई आई होंगी और ऐसे बच्चे कम उम्र के जैसे बोल देते हैं, ओ माय गॉड उस सेलिब्रिटी दिस एंड दैट क्या के। तो जब उन्होंने बोला कि ऐसे बोला था तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने ये कहा था ये कौन है, वही नई सी आई हुई है कोई, और बीच में 2 वरिष्ठ बोल रहे हैं, बोलने का क्या हक बनता है। और मेरे निजी सचिव ने पूछा था हु आर यू, और गालियां दी या नहीं दी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कोई मान लीजिए राकेश रोशन और बड़े बड़े वो 2 बैठे हुए हों, तो कोई बीच में जिसकी औकात नहीं हो ये शब्द यूज़ किया कि वो, मैं स्वयं अगर नहीं हूँ तो मेरी क्या औकात की मैं किसी के बीच में बोलूँ। हाँ, जब कोई बड़ा हो जाता है तो औकात के बारे में वो बोलता है, यह भी सच है। क्योंकि छोटा या नए न्यू कमर को या कम पैसे वालों को लोग ऐसा बोलते हैं, तो ममता कुलकर्णी तरफ से भी यह भी हुआ। और अपनी ब्यूटी पर घमंड करने वाली बात भी सामने आई कि उन्होंने कहा था रेखा और श्रीदेवी को, वो तो कॉस्मेटिक ब्यूटी हैं लेकिन मेरी जेन्युइन ब्यूटी है, तो क्या आप ऐसे घमंड करती हैं अपनी ब्यूटी पर। तो उन्होंने अपने पत्र जो फिल्मी अंदाज होता है उसमें कहा हैया हैया कह करके एकदम से वो अपनी उस ज़िंदगी में लौटी, और दिन याद आ गए जैसे वो तभी की चुलबुली लड़की बैठी हुई हो। और वो चलता है जैसे कॉलेज में चलता है तो फिल्मी वर्ल्ड में भी चलता है। और उन्होंने यह भी कहा कि राजकुमार संतोषी वाले के लाते हैं लोग, बदले में भी कुछ मांगते हैं, कुछ देते हैं। और ऐसे भी लड़कियां होती होंगी कि जिनको कुछ करना पड़ता होगा, उनकी मुश्किल होती होगी या करना होता होगा, लेकिन मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं थी। विक्की गोस्वामी शादीशुदा थे। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया और आप शादी की सोच रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने झाड़ा था विक्की गोस्वामी को कि ये क्या है। वो गोरी से कहा था फिरंगी से शादी कर ली थी, और पूछा वो कहाँ है, तो वो समझी कि गोरी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी अंग्रेज वीमेन के। तो उन्होंने कहा वो तो कहीं चली गई किसी और के साथ। नहीं मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा। रजत शर्मा ने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ आपके जो मतलब विक्की गोस्वामी की, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो जेल में है अमेरिका की। क्या अब भी वो उनके लिए तपस्या करेंगी
इस बात का प्रश्न ना देते हुए उन्होंने अपने सन्यासी जीवन के बारे में कहा कि क्या वो सन्यास में लौटेंगी, विनोद खन्ना की तरह से वापसी करेंगी प्रसिद्धि लेने के बाद, या रुकेंगी। तो ममता कुलकर्णी यानी ममता मई गिरी ने कहा कि जिसका अधूरा ज्ञान है उसकी बात नहीं कर सकते, वो वापस जा सकता है, लेकिन जिसका पूरा ज्ञान है, पूरा तप किया है, वो वापस नहीं लौटेगा। मैं दूध से घी बन गई हूँ, उन्होंने कहा मैं अब घी बन गई हूँ, मेरे लौटने की कोई वापसी की उम्मीदें नहीं हैं। और सन्यासी जीवन जब पट्टाभिषेक हुआ और वो रोई, तो उस बारे में भी ममता कुलकर्णी ने कहा कि 23 साल पहले हमने जो जिंदगी जी वो सब कुछ ठीक था, इस उम्र में सब कुछ चलता है। जब लोगों ने कहा कि बाबाओं के चक्कर में कहाँ पड़ गई, तो उसने बेबाक होकर सभी प्रश्नों के जवाब दिए, कभी रोना और कभी हंसना, कभी खुद को संभालना, लेकिन आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। उसने खुद भी कहा कि पट्टाभिषेक में भी मैं रो रही थी, वो भक्ति के आंसू थे, मैं इसलिए रो रही हूँ, यानी मैं इसलिए रो रही हूँ। भक्ति कहिए या पीड़ा कहिए, ये तो एक मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि जब हम संन्यास जीवन में कोई होता है तो वो उसी की भाषा बोलता है। वही मंत्रोच्चार उन्होंने गणेश जी से शुरू किए और कई अपना यह बताया कि मैं लोग कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मंत्रोच्चार कई बार उन्होंने रजत शर्मा के दिखाया कि हाँ मैंने कितना तप किया है, मंत्र भी किए हैं, अग्नि तप भी किया है, हठ योग भी किया है और बाकायदा मंत्रों का उच्चारण किया, और यह भी कहा जोर दे करके मैं इसलिए रो रही हूँ। हम अंधे होते हैं और हमें नहीं पता, हमें भगवान ही संभालता है, माँ बाप के अलावा सिर्फ भगवान ही संभालता है। यानी हमको समझना चाहिए कि हम घर के घेरे में, माँ बाप के संरक्षण में कितने, मतलब हमें संभालने का हर पल वो हमें संभालते हैं, उम्र कितनी भी हो जाए, 50 के 60 के। माता पिता हैं तो माता पिता ही, उसके बाद दूसरा माता पिता तो ईश्वर ही होता है। बाकी के लोग तो जैसे उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, ठीक उसी तरह उनके अपने अलग अलग प्रश्न होते हैं, अलग अलग उत्तर होते हैं, हर कोई अपने ढंग से विवेचना करता है। स्टारडस्ट में फ्रंट पेज पर छपा ममता कुलकर्णी का उस पोस्टर का भी जिक्र किया गया जिसमें उसने टॉप नहीं पहना हुआ था, यानी सेमी न्यूड, हाथों को ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ अश्लीलता थी, क्योंकि मैं सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी उस समय, और जब मुझे इसके लिए पत्रकार की तरफ से स्टारडस्ट के लिए आया तो मैं सेक्स के बारे में जानती तक नहीं थी। और जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके बाद के सामने अगर कोई ऐसी बातें करे तो उसको तो मंत्र जैसी ही लगेंगी कि कोई मंत्र बोल रहा है, तो मुझे उस समय इसका कोई एहसास तक भी नहीं था। और मत उनकी लाने वाली थी फिल्मी जगत में, क्योंकि उनके सपने थे एक्टर बनने के। रामानंद सागर ने उनको ऑफर दिया था, यह भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वो खुद नहीं बन पाई क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। उन्होंने अपनी बेटी को फिल्म जगत में एंट्री के लिए प्रेरित किया, और तब देव साहब से लेकर मिथुन दा तक तमाम लीजेंड्स के साथ काम किया और एक के बाद एक सुपर डुपर फिल्में दी। ममता कुलकर्णी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, इसको लोग विवाद में भी ले जा सकते हैं। जब उन्होंने माता सीता का जिक्र किया कि अग्नि परीक्षा उनको भी देनी पड़ सकती है, तो उन्होंने महात्मा गौतम बुद्धा के बारे में, यानी जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का, उनको भी बेबाकी से कह दिया। क्या? जब उनसे कहा गया 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो उन्होंने कहा हाँ हज को चली, खाए हैं मैंने 23 साल पहले चूहे बिल्ली ये वो सब कुछ। लेकिन यह प्रश्न औरत से ही क्यों पूछा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने संन्यास का रास्ता अपनाया, उनसे क्यों नहीं पूछा कि उनके माता पिता ने भी
उनके सामने अप्सराएं पेश की थी गृहस्थ जीवन में लाने के लिए। उन्होंने भी तमाम प्रयत्न किए थे, उनको भी आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। तो मुझसे ही यह प्रश्न क्यों, यानी औरत से ही यह प्रश्न को यह भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। इस जो उनके साक्षात्कार में ये बातें सामने आई कि सन्यास का रास्ता क्यों चुनना पड़ा ममता कुलकर्णी को, तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने विक्की गोस्वामी के जब फ़ोन आए और उन्होंने कहा या मैं जिंदा रहूँगा या चला जाऊँगा, मुझसे मिल जाओ, तब उन्हीं के खातिर वह गगनगिरी महाराज जी के पास गई थी और वहीं पर उन्होंने ब्रह्मचार्य का लंबा पहले नवरात्रों के व्रत से शुरुआत किया और उनके बचाने के लिए उसने अपने प्रेम के खातिर यह सब रास्ता चुना, क्योंकि प्रेम में आदमी कुछ भी कर सकता है, अपने भगवान के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कहिए, जो जिसकी उस समय प्रायोरिटी होती है उसके लिए। और वही ब्रह्मचर्य उसको उस दिशा में ले गया कि वह अब उस ग्रस्त की तरफ नहीं लौट सकती। उसने स्वयं कहा अब उस ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ गई, जहाँ जो लक्ष्य शादी का था वही नष्ट हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य में आ गई। तो अब वापसी के लिए भी कुछ नहीं बचा। और 2000 कहते हैं जब 12 में महाकुंभ हुआ था, तो उसने यह तपस्या के जो पन्ने हैं वहीं ब्रह्मचर्य का उसके लिए रास्ता बचा था। एक लंबा तप करके तो प्रश्न किया गया, क्या आपने ड्रग माफिया को बचाने के लिए यह इंतजार कर रही थी और साधना के लिए, शादी के लिए? तो उसने हाँ कहा। और जिन बाबाओं ने, चाहे वो बाबा रामदेव हों या धीरेन्द्र शास्त्री हों, उन सब के भी प्रश्नों का जवाब इसमें अदालत में मांगा गया और उन्होंने कहा गया कि ये नहीं है कि कोई एक दिन में भी आ जाए और महामंडलेश्वर बन जाए। तो उन्होंने कहा बाबा बागेश्वर के बारे में कि उनके गुरु जो हैं मेरे उनसे पूछिए तब पता चल जाएगा और आप चुप करके बैठ जाओ। उन्होंने नेप्पी शब्द कहा और कहा जितनी मेरी तपस्या है इतनी तो बाबा बागेश्वर की उम्र है। और रामदेव को भी यही कहा कि वह लोग मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए बुला लें। हाँ, पद और सम्मान हर जगह मारामारी है, राजनीति में, बॉलीवुड में, मेहनतों में, सन्यासियों में। यह जरूर कहा कि मेरे अंदर आंसू आ गए जब उनको स्नान के लिए नहीं भेजा गया, छड़ी नहीं दी गई, अमृत स्नान के लिए मौका नहीं दिया गया, अहंकार में मेरा स्नान भी रह गया। और तब मेरे अंदर की चंडी जागी, रथ रुक गए। 10 किलोमीटर से वे लोग जो नहाने के लिए गए थे तामझाम से, वो वापस लौट गए। चंडी की आत्मा यानी आंसू भी, लाशें भी गिरी और तब उन्होंने जोर से कहा क्या मुझे चाय मिलेगी? तो ये प्रश्न इसलिए मैं दोहरा रही हूँ कि जनता यह भी समझ ले कि परिस्थितियाँ आदमी को वहाँ ले जाती हैं, जैसे बहता पानी होता है और कभी कभी ऐसी जगह ले जाती हैं। सन्यासिनी बनने का उनका इरादा नहीं था, ब्रह्मचर्य में वह विक्की गोस्वामी यानी अपने प्यार के लिए गई थी। लेकिन यहाँ भी राजनीति और वहाँ भी, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं, संभालने वाला सिर्फ ईश्वर या माता पिता। ये सबसे बड़ा मैसेज है। हाँ, अनुभव काफ़ी सिखा देता है। जब उनसे पूछा गया आपका महामंडलेश्वर का पद वापसी हो गया तो क्या करेंगी, जैसा कि वापसी के लिए जो उनके महामंडलेश्वर हैं और इनकी भी इंक्वायरी बैठाई गई आचार्य लक्ष्मी नारायण की और इनकी, तो इस बारे में उन्होंने कहा यह तो वही बात हुई कि कोई अर्जुन की आँख की जो है बात कही कि क्या वो अपनी आर्चरी छोड़ देंगे अगर उन्हें कोई मना कर दे। तो अंत में हम बस यही कहेंगे कि बार बार रोई ममता और स्वयं ही स्वीकारा मेरे आंसू यूं ही नहीं आ रहे। समझना होता है और हम सब समझते हैं, लेकिन हाँ, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। ये जीवन का सच है। अन्न छूट सकता है, पानी छूट सकता है, हिंदुस्तान भी छूटा। ममता कुलकर्णी 23 साल बाहर रही,
गायब हो गई, 23 साल बाद आई। सब कुछ छूट सकता है, लेकिन मन के अंदर की व्यथा और आंसू नहीं छूट सकते, ना इन्हें कोई संभाल सकता है, सिर्फ माता पिता के अलावा या प्रभु के अलावा। यह मैसेज सबको बांध ही लेना चाहिए।